हेलो साथियों, मैं शिवानी दाइमा आपके साथ फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जुड़ने वाली हूँ। जैसा कि डेली हम एक टॉपिक क्लियर करते हैं इस क्लास के अंदर एम लक्ष्मीकांत यानी कि राजव्यवस्था से। आपका जो एक वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, आपका यूपीएससी या पीसीएस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि पॉलिटी में से कहीं से भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं यूपीएससी पीसीएस के लिए जरूरी है, आप वनडे एग्जाम वालों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 15 किस प्रकार आपको उल्लेख करता है, अनुच्छेद 16 किस प्रकार उल्लेख करता है। तो सारा अनुच्छेद के बारे में डिटेल से बाकायदा पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा पढ़ाती चलूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्टिंग करते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के बारे में आपको पढ़ाने वाली थी, जिसके साथ हम चर्चा कर रहे थे मूल अधिकार। जैसा कि मैं आपको शायद लास्ट टॉपिक जो कराया था वो अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए जो आरक्षण रखा गया है वहां तक आपको क्लियर कराया था। उसके बाद हम जो अगली चर्चा करने वाले हैं, याद रखना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए किस प्रकार का आरक्षण रखा गया है। तो आज चर्चा करते हैं, याद रखना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण याद रखना। थोड़ा थोड़ा आपको डेली इसलिए क्लियर करवाती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, राजव्यवस्था का मूल अधिकार। तो मूल अधिकार डिटेल से पढ़ते चलेंगे। जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ, आर्थिक रूप से शिक्षण, थोड़ा मैं बोलूंगी, थोड़ा आप लिखते चलना, थोड़ा मैं लिखते चलूंगी, ठीक है। थोड़ी जल्दी क्लास हो जाएगी। तो चर्चा करने वाले, याद रखना, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा ये आपसे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए संशोधन यानी कि आरक्षण लाया गया था, कितना % आरक्षण लाया गया था, इस बारे में चर्चा करने वाले। कौन से लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, कौन से नहीं आते, इस बारे में चर्चा करने वाले, ठीक है ना। तो याद रखना, 103वां संविधान संशोधन 2019, 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण रखा गया है। इस आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति व जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोग नहीं ले सकते। ठीक है ना, ले सकते हैं। इस आरक्षण का फायदे, इस आरक्षण से लाभान्वित ना होने वाले याद रखना, वर्ग या क्षेत्र, ना होने वाले व्यक्ति या वर्ग निम्न है। निम्न के अंदर आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है। थोड़ा फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको बता दूं, मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि जब ये 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था, जिनकी याद रखना आमदनी रखी गई थी 1 साल के अंदर, जिसकी आमदनी 6 लाख से कम है, 6 लाख से ज्यादा उनको ये लाभान्वित नहीं किया जाएगा। याद रखना, 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा कहा गया कि जिनकी सालाना आय 6 लाख से अधिक है, 6 लाख से अधिक है,
वे आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। वर्तमान में जो ये समय राशि याद रखना, ये आपका सालाना जो आपकी आमदनी का पैमाना रखा गया है वर्तमान के अंदर, आपको बता दूं प्लीज नोट डाल के रख लेना अंदर से। अभी आपका एक महीने 1.5 महीने पहले की बात है, जो आपकी आमदनी थी 6 लाख सालाना ईडब्ल्यूएस याद रखना, ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसके लिए ईडब्ल्यूएस की जो आरक्षण रखा गया है वो 6 लाख जो इनकम थी उसे 8 लाख कर देगा बढ़ा के, याद रखना जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से अधिक होगी उन्हें ये लाभान्वित नहीं किया जाएगा, आपको पॉइंट डाल के रख लेना अंदर से, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट के अंदर आपको बता दूं निम्न, सॉरी आपको यहाँ तक दिख नहीं पा रहा होगा, जैसा कि मैं आपको थोड़ा बोल दूंगी थोड़ा आप लिख लेना, ठीक है ना। लाभान्वित ना होने वाले लोग, निम्न में से किसी भी स्वामित्व का हिस्सा होने वाले लोग, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपको डालना है, याद रखना जैसे कि आपको बता दूं 1000 फीट या उससे अधिक का प्लॉट हो, यानी कि आपका आवासीय फ्लैट हो, वो आपका लाभान्वित नहीं हो सकता, ठीक है ना। 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक का आवासीय फ्लैट। नेक्स्ट आपको सेकंड पॉइंट इसी के अंदर डालना है, 5 एकड़ या इससे अधिक, 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि वाले लोग भी इसका फायदा नहीं उठा सकते। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना नगर पालिकाओं के अंदर, सॉरी थर्ड पॉइंट डाले ना, शायद आपको अंदर दिख पा रहा हो, नहीं भी दिख पा रहा हो तो एक बार आपको देख लेते हैं कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो आप लिखते चलना जैसा कि आपको बता दूं, ठीक है। आपको मैं पॉइंट बोलूं प्लीज आप लिख लेना जिससे कि आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगी क्लास। एक बार आपको पूरा रिपीट करके बताते हैं उसके बाद आगे चर्चा करने वाले। तो याद रखने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कभी आरक्षण लाया गया था। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 हुआ था, जिसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं याद रखना उनको ये आरक्षण प्राप्त किया जाएगा। 10% आरक्षण, सॉरी 10% आरक्षण की बात की गई थी। और याद रखना अनुसूचित जाति व जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो ऑलरेडी आरक्षण दिया हुआ है वो इससे अलग रखे जाएंगे, उन लोगों को ये आरक्षण प्राप्त नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये वो है जो उच्च तबके के लोग होते हैं, जो उनके आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर की कुछ शर्तें बताई गई है, उनके लिए आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करते हैं कि 130 सबसे पहले पॉइंट डालते हैं, 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा कहा गया था जिनकी सालाना इनकम यानी कि आपका आमदनी का पैमाना क्या रखा गया था, सालाना इनकम 6 लाख हो या उससे अधिक हो, वो इसका आरक्षण का फायदा इनकी लाभ नहीं ले सकते। वर्तमान में आपको जैसा कि मैंने बता दिया 1 या 1.5 महीने पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला किया गया है कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी सालाना इनकम का पैमाना, आमदनी पैमाना जो वो 8 लाख रखा गया है, इससे अधिक हो या इस 8 लाख होगा सालाना इनकम का पैमाना, वो इसका फायदा नहीं उठा सकते, वर्तमान में किया गया। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक का आवासीय फ्लैट हो, वो इस वर्ग के आरक्षण का फायदा नहीं उठाएंगे। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना जैसा कि आपको पता हो 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि हो, यानी कि खुद की कृषि भूमि हो, वो इसका फायदा नहीं उठा सकते आरक्षण का। नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको डालना है कि तो ये अधिसूचित नगर पालिकाओं में याद रखना 100 पहले आपको 100 फीट था, प्लीज लिखते चलना। 103वां संविधान संशोधन आया था उसके द्वारा 109 रखा गया था, जो आप 100 फीट रखा गया था। 100 फीट का जो आपका आवासीय प्लॉट या आपका कुछ भी कह सकते हैं आवासीय प्लॉट होगा 100 फीट का, वो इसका आर्थिक फायदा नहीं उठा सकते। 100 गज का, सॉरी यहाँ पे डाल देना, जैसा कि आपको एक बार यहाँ तक ऊपर का मिटा देती हूँ क्योंकि आपको मैंने समझा तो दिया ही, इसके बारे में यहीं पे डाल देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक बार आप लिख लेंगे तो सही रहेगा और जो मैं बोलती चलो वो भी लिखते चलना प्लीज, ठीक है ना। तो याद रखना अधिसूचित क्षेत्रों में, अधिसूचित क्षेत्र में 100 गज या अधिक का प्लॉट हो, वर्तमान में जो आपका 100 गज रखा गया है ये 109 गज कर दिया गया, प्लीज ये भी लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 लाख इनकम की गई है आमदनी पैमाना, तो वहीं पे याद रखना अधिसूचित नगर पालिकाओं में
अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज जो आपका पैमाना था वो 109 गज कर दिया गया, इनकी 109 गज या उससे अधिक का प्लॉट होगा तो फायदा नहीं दिया जाएगा। अगली अगर बात करते हैं तो अधिसूचित क्षेत्र, ये तो आपका नगर पालिका की बात होगी। अधिसूचित क्षेत्र में 200 गज या अधिक का प्लॉट, ठीक है ना। ये आपको किस प्रकार डालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में जो ये रखा गया, अगर पूछे कि 103वें संविधान संशोधन द्वारा तो 100 गज नगर पालिकाओं का 100 गज नगर पालिकाओं में 100 गज का प्लॉट हो तो उसको फायदा नहीं देगा, लेकिन वर्तमान में 109 गज की बात की गई। वही अगर बात करते हैं अधिसूचित क्षेत्र के लिए तो आज 200 गज का पैमाना रखा गया, तो 200 गज या उससे अधिक का प्लॉट होगा तो उनको आरक्षण का फायदा नहीं देगा, लेकिन वर्तमान में 209 गज कर दिया गया यही पैमाना, ठीक है ना। इस प्रकार आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, याद रखना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए आमदनी का पैमाना जो नापा जाता है वो आपका याद रखना किसी भी क्षेत्र या किसी भी स्थान पे आपका भूमि आपका प्लॉट हो उसको सारी संपत्ति को एक साथ जोड़ के उसको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में रखा जाएगा। ये नहीं है आपका एक प्लॉट यहाँ पे रह रहे हो तो उसी को देखा जाएगा, यानी कि किसी भी क्षेत्र आपका किसी भी स्थान पे देश के अंदर आपका कोई भी भूमि है तो सारे को जोड़ करके ये बताया जाएगा कि हाँ भी इसका इससे कम बैठ रहा तो इसको ये आरक्षण दिया जाएगा, ज्यादा बैठ रहा तो नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार आपको समझना है। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको डालना तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो याद रखना इसका उद्देश्य परिवार का जो मेन सदस्य यानी कि कौन सा उसमें आपका उसके 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहन हो जाते हैं, उसकी पति पत्नी हो जाते हैं, उसके बच्चे 18 वर्ष कम उम्र के सभी इस फैमिली के अंदर जोड़े जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको समझना है। इसी के अंदर हम सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग के अंदर आपको डालना है कि लोक नियोजन में आर्टिकल 16 की बात करते हैं, आर्टिकल 14 15 पूरा डिटेल में यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो आर्टिकल 16 के बारे में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, तो अवसर की समानता की बात किस प्रकार की गई है वो हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने वाले लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन विषय में अवसर की समता, इसके बारे में किस प्रकार बात करती है। याद रखना हेडिंग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। प्लीज आपको बता दूं ये आपको अलग है कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट नहीं होगा, यानी कि बोरिंग थोड़ा सब्जेक्ट होता है इसका आपका, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती है। एम लक्ष्मीकांत से टॉपिक है, याद रखना एम लक्ष्मीकांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। उसकी जो लैंग्वेज होती है अगर हम खुद पढ़ते हैं तो खुद पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है, समझ में नहीं आ पाता है, तो वही जो पॉइंट टू पॉइंट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के समझाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो बात करने वाले लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पे डालना आपको अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 में द्वारा कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समता का मतलब जानते हैं कि समानता रखी जाएगी, ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ये तो आपका हो गया बिल्कुल क्लियर, जैसे कि मैंने आपको सारे अनुच्छेद बताए थे। अनुच्छेद 14 बताया तो उसका पहले आपको डिटेल बताया, उसके बाद कुछ अपवाद बताए थे। ऐसे अनुच्छेद 15 के अंदर हुआ था, उसके कुछ अपवाद के बारे में बात की। तो नेक्स्ट आपका 16 हो जाता है जिसके बारे में आपको बता दी कि आपका उल्लेख किस प्रकार है। वहीं अगर अपवाद की बात करते हैं तो कुछ अपवाद दिए गए, अपवाद किस प्रकार के इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो याद रखना कुछ अपवाद किसके, याद रखना अनुच्छेद 16 के, ठीक है ना। अपवाद की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना फर्स्ट पॉइंट आपको डालना है कि जैसे कि संसद लोक नियोजन के विषय में किसी को अलग से अधिकार दे देती है। अधिकार के बारे में अगर हम बात करते हैं अधिकार किस प्रकार देती है, संसद लोक नियोजन के विषय में याद रखना निवास को अध्यारोपित करती है। अध्यारोपित किस प्रकार करती है,
अध्यारोपित करती है। जैसा कि आपको बता दूं, जैसा कि रोजगार अधिनियम आया था, मैंने आपको शायद बताया भी है पहले, आपको शायद नागरिकता के चैप्टर में पढ़ाया था। लोग रोजगार अधिनियम आया था, सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957। जैसा कि सार्वजनिक रोजगार अधिनियम, रोजगार अधिनियम 1957, ठीक है ना। हालांकि बाद में 1974 में इसे समाप्त कर दिया गया था, इसे समाप्त कर दिया गया। अब आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के अलावा के सिवाय और किसी को यह लाभ प्राप्त नहीं है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट कौन सा हो जाता है, याद रखना जैसा कि राज्य को यह अधिकार होता है कि वो आपका आर्थिक रूप से जो आपका उस नियुक्तियों में आरक्षण, उक्त नियुक्ति में याद रखना कि राज्य के द्वारा जो नियुक्तियां उनमें आरक्षण का विशेष तौर पर रखा जा सकता है कि इनको आरक्षण दिया हो तो इनको अलग से आपका क्षेत्र रखा जाएगा, बिना आरक्षण वाले के लिए अलग से रखा जाएगा, इस प्रकार का होता है। तो चर्चा करते हैं राज्य नियुक्तियों में। राज्य नियुक्तियों में आरक्षण के आधार पर सीटों का आवंटन, यानी कि कुछ आपके ऐसी सीटें होती जो अनुसूचित पिछड़े वर्ग के लिए, आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रखी जाती है। थर्ड पॉइंट की अगर आप बात करते तो थर्ड पॉइंट याद रखना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो दिया गया उसका, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण आधार पर विशेष यानी कि आपका विशेष लाभ, ठीक है। आपको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, समझाने के बाद आगे चलते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत धीरे धीरे समझना पड़ता है। अपवाद ही आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपवाद के आपको एक बार देख लेते हैं, फिर दिख रहा है नहीं दिख रहा, उसके नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बोल के बता दूंगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको शायद थोड़ा बहुत यहाँ तक नहीं दिख पा रहा है, लोक नियोजन के विषय में अगर अवसर की समता की बात करते हैं तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस प्रकार, कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, होता क्या है क्या नहीं होता है। तो जैसा कि आपको बता दूं कि अनुच्छेद 16 जैसे कि आपको चल रहा था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 14 और 15 हमने बिल्कुल डिटेल में समझे थे। अनुच्छेद 16 जो वो यह उल्लेख करता है, यानी कि यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर लोक नियोजन के विषय में जो अवसर की वो समानता रखी जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान अवसर का समान व्यवहार किया जाएगा, सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, इस प्रकार को उल्लेख करता है। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपवाद किस प्रकार दिए हुए हैं इनके। तो अपवाद के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप देख सकते हो कि संसद जो है लोक नियोजन के विषय में, याद रखना लोक नियोजन के विषय में निवास को अध्यारोपित कर देती है। निवास यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास, अगर आपने मेरी देखी हो तो बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको, सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957, जिसमें आपको विशेष कुछ राज्य दिए गए थे, उन राज्यों को अलग से अधिकार दिया हुआ था कि ऐसी कुछ नियुक्तियां जो इन राज्यों के लोगों को दी जाएगी। तो इस प्रकार का उल्लेख किया गया था। हालांकि उस अनुच्छेद जो आपका अधिनियम था 1974 में उसे समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास अब भी अधिकार है, यानी कि जो आपका जैसे कि मैंने ये आपका इसमें उल्लेखित था 1957 के, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। तो इसके सिवा और किसी के पास वर्तमान में ये आपका अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं राज्य नियुक्ति, जो आपका आरक्षण है तो उनकी राज्य जो अगर कुछ आरक्षण दिया गया तो उसको कुछ लाभ भी होगा, तो राज्य नियुक्ति में उसका आधार पर लाभ दिया जा सकता है व्यक्तियों को। नेक्स्ट अगर अपवाद की बात करते हैं तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो आपका 10% आरक्षण दिया गया है उसका लाभ भी देख सकते हैं, यानी कि उसको भी लाभ के आधार पर अलग से कुछ आपको विशेष लाभ दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको समझना है, ये कुछ अपवाद हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं मंडल आयोग और उसके परिणाम। मंडल आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है कि किस प्रकार मंडल आयोग आता है, कब आपका इसको आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आपका अपनाया गया था, नहीं अपनाया गया, तो सभी चर्चा करेंगे बहुत धीरे धीरे, बहुत अच्छे से समझते चलेंगे।
बात करते हैं मंडल आयोग। मंडल आयोग के बारे में किस प्रकार बात करते हैं तो याद रखना, प्लीज हेडिंग जरूर डालते चलना। मंडल आयोग और उसके परिणाम, और उसके परिणाम। जैसा कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, आपका इंपॉर्टेंट नाम होगा, इनको मैं लिखते चलूंगी, बाकी का आप लिखते चलना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं, वर्ष 1979 की बात है, मोरारजी देसाई की सरकार थी। उस टाइम पे सहायक संसद के सदस्य हुआ करते थे, याद रखना, मंडल, यानी कि सॉरी उनका पूरा नाम था बीपी मंडल, उनके नाम पे याद रखना। उन्हें बीपी मंडल को इसकी अध्यक्षता दी गई थी आयोग की। आयोग कौन सा था तो मंडल आयोग उसका नाम रखा गया, तो उनको अध्यक्षता की गई थी। तो इसका जो अनुच्छेद 300 आपका दिया हुआ है वर्तमान, सॉरी इसके बारे में बात करते हैं तो संविधान में कौन सा अनुच्छेद के द्वारा अनुच्छेद 340 में उल्लेखित किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने संसद के सदस्य वीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। तो बात करते हैं याद रखना अनुच्छेद 340 संविधान का, वो किस प्रकार का उल्लेख करते हैं याद रखना, वो अलग से कुछ प्रावधान देता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, ठीक है ना। तो बात करते हैं संविधान पिछड़े वर्ग के लोगों की, संविधान पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थान, याद रखना शैक्षणिक संस्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक ये चल रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक स्थिति की जांच करने के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है, विशेष उपबंध किया जा सकता है। याद रखना जो आपका समिति बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की थी, याद रखना, याद रखना आयोग ने 1980 में रिपोर्ट पेश की और कहा, आपको जैसा कि समझ में आ रहा होगा कि अनुच्छेद 340 क्या है, और आपका जैसा कि नहीं आ रहा हो तो बहुत डिटेल में समझाऊंगी, याद रखना पहले पूरा लिख लेते उसके बाद धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं, याद रखना जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पेश की और कहा कि 3743 जातियां ऐसी हैं, जातियां पिछड़ी हुई हैं, पिछड़ी हैं और उनका जनसंख्या में 52% हिस्सा है। ये अनुसूचित जाति व जनजाति से अलग है, और इन्हें शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। याद रखना 10 वर्ष बाद
1990 की बात याद रखना। फिर रिपोर्ट कब आई थी, आपको यहाँ तक समझा देती हूँ, पूरे एक साथ समझेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम, जैसा कि आपको बताने वाली थी मैं, मंडल आयोग। मंडल आयोग की अगर बात करते हैं तो इसके परिणाम क्या रहे थे और कब मंडल आयोग आया था, तो याद रखना 1979 की बात है, मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई सरकार में याद रखना 1979 में ही वीपी मंडल एक संसद के सदस्य थे। वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। और क्या आयोग का गठन किस प्रकार उद्देश्य से किया गया था, तो याद रखना संविधान का अनुच्छेद 340 जो है वो स्वयं ये कहता है कि लोगों के शैक्षणिक संस्थान तथा सामाजिक जांच की स्थिति के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। यानी कि अगर उनको किसी भी प्रकार का शिक्षण संस्थानों में आपका याद रखना कोई पिछड़े वर्ग है या आपकी जातियां जिनको आरक्षण दिया ना, तो उनका उपबंध किया जा सकता है। अनुच्छेद 340 में इस प्रकार का उल्लेख किया गया है। तो इसके द्वारा याद रखना इसने रिपोर्ट जो आपका मंडल बनाया था, उसने पूरी रिपोर्ट 1980 में पेश की थी और कहा था 3743 ऐसी पिछड़ी जातियां जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति से अलग है और जिनका की वर्त में याद रखना जनसंख्या के अंदर 52% हिस्सा है। इस प्रकार का इसका रिपोर्ट में किया गया था। इनके द्वारा ये भी कहा गया था इसी आयोग के द्वारा कि इनको जो है 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि जो आपका ये आपका रिपोर्ट थी 1990 में वीपी सिंह सरकार के द्वारा मान लिया गया था। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की। आरक्षण की घोषणा की। एक साल बाद ही याद रखना 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने दो उपबंध किए। दो उपबंध किस प्रकार किए थे? पहला तो आपको हो जाता है कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण और सेकंड आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण। शायद आपको यहाँ तक दिख नहीं पा रहा होगा, एक बार देख लेते हैं क्योंकि आपका जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा डिटेल में बाकायदा पूरा वापस से समझाने की कोशिश करेंगे, वहां तक नहीं दिख पा रहा तो जैसा कि मैं आपको बोल दूं तो आप लिखते चलना। बात किस प्रकार की जा रही है, जैसा कि मैं आपको यहाँ तक थोड़ी समझा भी दिया है कि अनुच्छेद 340 जो उसके प्रकार का रिपोर्ट भी पेश की गई थी। रिपोर्ट कब पेश की गई थी, तो याद रखना 1980 की बात थी। एक साल बाद रिपोर्ट पेश कर दी गई थी और इन्होंने कहा था कि 3743 जातियां जो अनुसूचित जाति और जनजाति से अलग है और जिनका की याद रखना जनसंख्या के अंदर 52% हिस्सा है, तो उन्हें 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट को याद रखना 1990 में 10 वर्ष के बाद वीपी सिंह सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी थी। पुनः 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा कहा गया कि दो उपबंध रखे गए थे। एक उपबंध क्या था आपका, याद रखना 10% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग के, याद रखना फर्स्ट पॉइंट उपबंध क्या था कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण, यहाँ तक दिख नहीं पा रहा होगा तो मैं आपको बोल रही हूँ। सेकंड जो था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण रखा जाना चाहिए। इस प्रकार के उपबंध किए गए थे। याद रखना 1992 में जो मंडल आयोग के केस में कहा गया था कि मंडल आयोग के केस में 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि किस प्रकार का उल्लेख किया था कि अन्य जो आपका आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उसके लिए 10% आरक्षण है, उसे तो अस्वीकार कर दिया गया था। ऐसा कोई उपबंध नहीं रखा जाएगा। 1992 की बात है, याद रखना अनुच्छेद 16 का 4 उपबंध के द्वारा कहा गया था ये सब जो था। वही अगर बात करते तो ये स्वीकार कर लिया गया था कि अन्य पिछड़े वर्ग जो है, अन्य पिछड़ी जातियां जो है उनको 27% आरक्षण दिया जाएगा और वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के लिए जो 10% आरक्षण उसे अस्वीकार कर दिया गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार का शर्तें रखी गई थी। थोड़ा मैं आपको बोल के बता दूंगी, ये थोड़ा 3-4 लाइन आप लिख लेना, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से बोल के बताऊंगी, याद रखना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक हेडिंग और पॉइंट बाकायदा डालते रहना। नोट्स बनाने तो नोट्स के तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि नोट्स जो मेन आपकी टॉपिक है, आपका मेन लाइन वो ही आपको बताते चल रही हूँ। ठीक है, तो बाद में चर्चा करने वाले कि 10% आरक्षण किन लोगों को दिया है, 27% आरक्षण उच्चतम न्यायालय के द्वारा। कुछ
शर्तों के साथ 27% आरक्षण दिया गया। अब शर्तें कौन सी थी? फर्स्ट पॉइंट आपको हो जाता है कि क्रीम लेयर। क्रीम लेयर मैंने आपको बताया होगा, याद रखना कि अन्य पिछड़े वर्गों की क्रीम लेयर से संबंधित। क्रीम लेयर कौन से हो जाते हैं? यानी कि कोई भी आपका महत्वपूर्ण पद ग्रहण किया हुआ है, या आपको कोई भी किसी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रीम लेयर के संबंध में कि एक राज्य के कोई मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे किसी भी पद पर आधारित है तो क्रीम लेयर से संबंधित होगा, तो उसको इससे अलग रखा जाएगा, उसको लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि याद रखना, अन्य पिछड़े वर्ग के क्रीम लेयर से संबंधित लोगों को लाभ नहीं दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। तो प्लीज सुन लें, जो मंडल आयोग था उसने ये भी कहा था कि 27% आरक्षण जो दिया जाएगा वो कुल मिलाकर आरक्षण 50% हो जाएगा। असाधारण स्थिति की बात कर नहीं सकते, लेकिन जो आपका ये आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का उपबंध भी किया गया था उच्चतम न्यायालय द्वारा। वही अगर हम बात करते हैं तो याद रखना पदोन्नति, उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये भी कहा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो आपका पहले अगर पोस्ट दी जाएगी तो उसमें आरक्षण होगा, लेकिन उसके बाद जो पदोन्नति की जाती है, यानी कि सीट के बाद ऊपर उसकी सीट दी जाती है, उसका सीट बढ़ाई जाती है, तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इस प्रकार का उल्लेख भी किया गया था उच्चतम न्यायालय द्वारा। 3 पॉइंट आपको बहुत डिटेल में ला चुकी हूँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ। अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित क्रीम लेयर, अन्य पिछड़े वर्ग में क्रीम लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, सेकंड पॉइंट आपको ये डालना है कि जैसा कि आपको मैंने बताया था कि उपबंध 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना कि किसी भी स्थिति में आरक्षण जो है, जैसे कि आपको बताने वाली थी, केवल शुरुआती पोस्ट पे दिया जाएगा, उसके बाद जो आपका पदोन्नति उस पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना? तो याद रखना इस प्रकार का उल्लेख किया गया था उच्चतम न्यायालय की उपयुक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने कदम क्या उठाए थे। यहाँ पे आपको डालना है कि ये आपका शायद शर्तें आपने डाली होंगी, तो आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा शर्तों के बाद केंद्र सरकार ने निम्न कदम उठाए। इस बारे में बात करते हैं कि निम्न कदम कौन कौन से उठाए थे। तो एक पॉइंट आपको वही डालना है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि इसके लिए इकाई की भी व्यवस्था की जाएगी, यानी कि अलग से एक इकाई या संगठन बनाया जाएगा जो आपका इसका रिपोर्ट की बात करेगा। तो सबसे पहले बात करने वाले, याद रखना, अन्य पिछड़े वर्गों की क्रीम लेयर की पहचान के लिए रामनंद समिति। रामनंद समिति याद रखना, रामनंद समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो रामनंद समिति का गठन किया गया था अन्य पिछड़े वर्ग से क्रीम लेयर से संबंधित जांच के लिए रामनंदन समिति का गठन। ठीक है, पॉइंट बाई पॉइंट डालते रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट डालना, आपको एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? तो याद रखना गठन 1993 में इसने रिपोर्ट पेश की। इसकी आपका गठन किया गया था कि ये आपका किस प्रकार से संबंधित जांच की जानी चाहिए, तो उसने आपकी रिपोर्ट 1993 में पेश कर दी थी। और 93 के पेश के बाद याद रखना संसद ने अधिनियम 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए, याद रखना, संसद ने अधिनियम 1993 के द्वारा में पिछड़े वर्ग आयोग, याद रखना ये पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था अलग से, वो आपको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आयोग, ठीक है ना, पिछड़े वर्ग के लिए, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय आयोग का गठन।
अब राष्ट्रीय आयोग का काम क्या था ये आपको डालना है, मैंने आपको ये पॉइंट डाल दिया। उसके बाद आगे आपको डालना है कि कौन सा जो वर्ग है यानी कि किस प्रकार के लोग हैं वो अन्य पिछड़े वर्ग में आ सकते हैं, किस प्रकार के लोग नहीं आ सकते। तो इसकी किस प्रकार पे आधारित पे कौन सा आधार रखा जाएगा कि पैमाना क्या, आमदनी का पैमाना क्या रखा जाएगा, भूमि का पैमाना क्या रखा जाएगा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, वो आपकी जांच कौन करेगी। तो इसके लिए मंडल आयोग राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था पिछड़े वर्ग के लिए। नेक्स्ट अगर आपको बता दूं तो हालांकि आपको यहाँ पे लिखना है कि बाद में 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसका विस्तार भी किया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसका विस्तार किया गया। विस्तार कर अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। ये आपको याद रखना है कि किसके द्वारा जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, क्यों जोड़ा गया था। थर्ड पॉइंट अगर आपको डालना है, याद रखना कदम क्या उठाए थे, इसी के अंदर आपको थर्ड पॉइंट डालना है। तो पदोन्नति में समान रहने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, याद हो तो उच्चतम न्यायालय की कुछ शर्तें रखी गई थी पिछले वर्ग के लिए। उनमें ये भी कहा गया था कि पहली पोस्ट के लिए आरक्षण दिया जाएगा, पदोन्नति पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो याद रखना 77वां संविधान संशोधन हुआ था जिसने इसको समाप्त कर दिया था, इस शर्त को उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। याद रखना, बात करते हैं 77वें संविधान संशोधन 1995। 77वें संविधान संशोधन 1995 ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व शर्त पदोन्नति आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इसे समाप्त कर दिया, ठीक है। बाद में आपको बता दूं 85वां संविधान संशोधन हुआ था। 85 संविधान संशोधन 1995 की अगर हम बात करते हैं, 85 संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। उसने याद रखना परिमाणिक वरिष्ठता को आधार दिया था। परिमाणिक वरिष्ठता को आधार देकर याद रखना 1995 को प्रभावी बनाया था। 1995 जो अनुच्छेद था 85 संविधान संशोधन 2001 के द्वारा परिमाणिक वरिष्ठता को आधार देकर इसको प्रभावी बनाया गया था। ये भी आपको पॉइंट इसी के अंदर डालना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो पॉइंट आपको फोर्थ डालना है। फोर्थ पॉइंट के अंदर आपको डालना है कि बैकलॉग रिक्त पदों में, याद रखना रिक्त पदों में आरक्षण 50% सीमा को समाप्त कर दिया। समाप्त किसके द्वारा किया गया था, तो अनुच्छेद वो भी आपका यहाँ पे डाल लेना। संविधान संशोधन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 81वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर समझ में नहीं आया तो वापस आपको जरूर समझाऊंगी, याद रखना। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट आपको डाल लेना, शायद आपको यहाँ तक दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल के बता दूंगी। तो बात हम करने वाले कि अन्य पिछड़े वर्ग में क्रीम लेयर से संबंधित जांच के लिए समिति का गठन किया गया था, रामनंदन समिति का गठन, जिसने अपनी रिपोर्ट 1993 में पेश की गई थी। उसके बाद किस प्रकार का काम किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, तो संसदीय अधिनियम 1993 में पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था। राष्ट्रीय आयोग का गठन किस प्रकार किया गया था ये भी आपको मैंने बता दिया कि पिछड़े वर्ग में कौन से लोग रखे जाएंगे या उससे कौन से बाहर किए जाएंगे, कौन सा आधार रखा जाएगा पैमाने का, इस सब की जांच के लिए आपका आयोग बनाया गया था राष्ट्रीय आयोग। बाद में 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ 2018 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, इसका विस्तार किया गया। इसी के बाद याद रखना इसमें अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338A के साथ अनुच्छेद 338B को भी जोड़ दिया गया था। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर आपको याद रखना है कि नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको हो जाता है कि 77वें संविधान संशोधन 1995 में उच्चतम न्यायालय, जैसे कि मैंने आपको उच्चतम न्यायालय को शर्तें बताई थी अन्य पिछड़े वर्ग के, तो उस शर्तें में ये भी शर्त शामिल थी कि याद रखना उनका जो आरक्षण है वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि पदोन्नति पहली पोस्ट होगी उस पर आरक्षण दिया जाएगा, पदोन्नति पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो 77वें संविधान संशोधन 1995 में इसको समाप्त कर दिया था उच्चतम न्यायालय की शर्त को, और कहा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपको डालना है कि रिक्त पदों में आरक्षण का जो 50% सीमा है, 50% सीमा है, इनकी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण दिया गया है, वो रिक्त पदों के लिए नहीं होगा, उसको उससे अलग रखा जाएगा।
ये कहा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा ही कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना, 76 संविधान संशोधन 1994 याद रखना, ये आपको लिख लेना अलग से कि 76वां संविधान संशोधन 1994 हुआ था। उसमें जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो तमिलनाडु सरकार ने इसको ना मानते हुए 69% आरक्षण की बात कही थी। सॉरी, 76वें संविधान संशोधन 1994 के द्वारा ही आपको अलग से पॉइंट डालना है। उसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। सार्वजनिक रोजगार, बहुत अच्छे से एक बार आपको लिख के और उसके बाद समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। प्लीज नोट्स जरूर बना लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगली हम चर्चा करने वाले हेडिंग आपको डालनी है। हेडिंग के अंदर थोड़ा मैं आपको बोल के बता देती हूँ, उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस बात हम करने वाले कि सार्वजनिक क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण कब दिया गया था। तो आरक्षण की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, याद रखना 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा उन लोगों को आरक्षण प्राप्त होगा, 10% आरक्षण दिया जाएगा। एक तो वो लोग हो जाएंगे जो अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग, यानी कि पहले से, याद रखना, दिया जाएगा जो पहले से 50% आरक्षण से लाभान्वित ना हो, ठीक है, ये कहा गया था एक तो। नेक्स्ट अगर आपको डालना है कि फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपको डालना है कि ग्रुप ए की बात करते हैं तो नौकरियां कुछ हो जाती हैं। आरक्षण लागू नहीं होगा, निम्न क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। वो कौन से हो जाते हैं? फर्स्ट पॉइंट आपको डालना ग्रुप ए, निम्न वर्ग में पद, ये आपका इस पर आरक्षण लागू नहीं होगा। सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, याद रखना वैज्ञानिक या याद रखना खोजकर्ता से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो एक दो पॉइंट हो जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपको डालने की पद जो शोधकर्ता होते हैं, इस प्रकार के लोग, या मंत्रिमंडल के सचिवालय में जो महत्वपूर्ण लोग यानी कि वैज्ञानिक या इस प्रकार की राजनीति से संबंधित होते हैं, जो आपको इसके द्वारा किसी के द्वारा मान्यत या नामित किए जाते हैं, तो वो लोग इससे अलग रखे जाएंगे, उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। वैज्ञानिक या शोधकर्ता संबंधित में लागू नहीं होगा। ग्रुप ए के निम्न वर्ग के पद में लागू नहीं होगा यानी कि आरक्षण। और वही आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ आपकी समय सीमा भी आमंत्रित सीमा रखी गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्तमान में 8 लाख कर दी गई है, तो बहुत डिटेल से समझाया है आपको, उसी के अंदर ही आपको सारा जानना है। नेक्स्ट हम बात करते वाले एस प्रस्ता का अंत, अनुच्छेद 17 की बात। तो एस प्रस्ता के अंत की बात करते हैं, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, एस प्रस्ता का अंत। एस प्रस्ता का अंत, अनुच्छेद 17 में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा, वह किसी को अलग से विशेष अधिकार प्राप्त नहीं किए जाएंगे।
ऐसा हुआ तो यह दंडित माना जाएगा। वाह अपराध होगा। उसके बाद बात करते हैं अधिनियम 1974 हुआ था। अधिनियम 1976 की बात करते हैं। 1955 का जो मूल संविधान था उसका नाम चेंज कर दिया गया था, याद रखना। अधिनियम 1976 के द्वारा मूल संविधान अधिनियम 1956 में संशोधन कर इसका नाम बदलकर याद रखना अधिकारों का हनन, याद रखना नाम दिया गया था नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। एक बार आपको यहाँ तक समझा दिया तो उसके बाद आगे चर्चा करने वाले। तो आगे हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि आपको बता दें कि एज प्रस्ताव का अंत किस संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और समान व्यवहार किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह बहुत दंडित होगा, अपराध माना जाएगा। इस प्रकार का उल्लेख किया गया है। वही अगर बात करते हैं अधिनियम 1976 हुआ था, उसके द्वारा मूल संविधान अधिनियम जो था 1956 में, याद रखना संशोधन कर क्या नाम रखा गया था, तो नाम बदल कर, याद रखना उसका नाम जो है संशोधन कर नाम बदला गया, नाम बदला, और इसका नाम याद रखना नागरिकता अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया था। ठीक है ना। अगर आप बात करते हैं तो एस प्रस्ताव जो शब्द है उसको ना तो संविधान में ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। इसका ऐसा इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही अधिनियम में ना ही आपके संविधान में। उल्लेख किस प्रकार किया गया, जैसे कि मैंने आपको बता दी कि नाम उसका चेंज कर दिया गया, सॉरी 1956 यहाँ पे 1955 था। ठीक है ना। अगर चर्चा करते हैं तो जैसा कि आपको बताया था कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, उसका नाम चेंज किया गया था। नाम तो चेंज किया गया था 1976 में चेंज किया गया था। क्या नाम रखा गया था, तो नाम रख के याद रखना, नाम रख दिया था इसका नागरिक अधिकार। पहले इसका जो नाम होता था वो एस प्रस्ताव अधिनियम 1955 होता था। यहाँ पे आपको डाल लेना कि एस प्रस्ताव अधिनियम 1955 का जो नाम बदल कर है वो नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया था। ठीक है ना। वही आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 17 जो है वो यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई कि निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि वो एस प्रस्ताव का ध्यान रखे। याद रखना किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार ना करे, ये आपका नागरिकों का दायित्व भी होगा अधिकारों के साथ साथ। ठीक है ना। रोकने के लिए कदम जरूरी उठाएगा। एस प्रस्ताव किसी भी अगर इस प्रकार का किसी के साथ कोई भी जुर्म हो रहा है या उसका अपराध हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कदम उठाया जाएगा। यह आपका अनुच्छेद 17 में उल्लेखित किया गया है। अगली हम चर्चा करने वाले लास्ट आपका जो अनुच्छेद हो जाता है समानता के अधिकार के अंदर अनुच्छेद 18, उसके बारे में चर्चा करने वाले। उसके बाद आगे उपाधियों का अंत। यहाँ पे डालना है कि याद रखना अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, अंत की बात करता है। याद रखना कि किस प्रकार की उपाधियों के अंत की बात करता है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट डालते रहना है। एक बार मार्कर में इंक डाले तो उसके बाद आगे चर्चा करने वाले हैं। निम्न प्रावधान फर्स्ट आपको डालना है कि यह निषेध होगा कि कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि धारण करे, याद रखना किसी भी व्यक्ति के द्वारा विदेशी उपाधि धारण नहीं की जा सकती। ठीक है। ये आपका निषेध माना जाएगा, उपाधि प्रदान करे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
यह निषेध होगा, निषेध डालते रहना आपको फर्स्ट में, यह निषेध होगा कि सैन्य पद के सिवाय सैन्य पद या विधा संबंधी सैन्य पद या विधा संबंधी के सिवाय कोई और उपाधि धारण करे। नेक्स्ट पॉइंट आपको डालना है कि कोई व्यक्ति कोई विदेशी राज्य में किसी पद धारण करते हुए विदेश में किसी उपाधि धारण करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति याद रखना, राष्ट्रपति को बताना अवश्य होगा। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं, विदेश से कोई भेंट या उपहार बिना राष्ट्रपति की सहमति के स्वीकार नहीं कर सकता, बिना राष्ट्रपति की सहमति के स्वीकार नहीं करेगा। उपयुक्त प्रावधान परंपरागत उपाधि जैसे राजा महाराजा दीवानी या आपका कह सकते हैं जिसको भूमि याद रखना, भूमिकर प्राप्त करता, जमींदार जैसी उपाधि का अंत करता है, उपाधि का विरोध करता है। एक बार आपको बोल के बता देती, जो थोड़ा बहुत रहता है वो आप लिख लेना कि अनुच्छेद 18 सबसे मेन पॉइंट हो जाता है कि उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का अंत किस प्रकार करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह निषेध होगा कि किसी भी सैन्य पद या विधायी संबंधी सिवाय कोई और उपाधि धारण नहीं करे, आपका निषेध माना जाएगा। निषेध यह होगा कि कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि धारण नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। थर्ड पॉइंट आपको हो जाएगा कि कोई विदेशी जो राज्य के अधीन लावी विश्वास के पद पर धारित है, याद रखना राज्य में आपका धारित, और उसके अलावा वो किसी अन्य विदेश से कोई उपाधि धारण कर रहा है तो ये निषेध होगा बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। थर्ड पॉइंट आपको फोर्थ पॉइंट इसी के अंदर आपको डालना है कि विदेश से कोई भेंट या उपहार बिना राष्ट्रपति की सहमति के स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी के द्वारा सबसे प्रावधान ये क्या रखा है कि उपयुक्त प्रावधान में परंपरागत उपाधि जैसे कि राजा महाराजा हो जाती है, आपका जमींदार हो जाती है, इस प्रकार की जो उपाधि उनका अंत माना गया है, उनको विरोध किया गया, निषेध माना गया है। अगला आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको व्यवस्था दी गई थी, व्यवस्था आपको 1996 में उच्चतम न्यायालय ने, प्लीज लिख लेना, थोड़ा आपको भूल के बता देती हूँ। उच्चतम न्यायालय में 1996 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उपर्युक्त उपाधियां जो है वो वैन है, सिवाय याद रखना किस प्रकार के पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, इस प्रकार के पुरस्कारों को उपाधियों के द्वारा नहीं गिना जाएगा, उपाधियों में नहीं गिना जाएगा, वो अलग से पुरस्कृत होता है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रत्युपसर्ग जोड़कर इन उपाधियों को शामिल किया गया नाम में, तो उनसे ये उपहार जो वापस ले लिया जाएगा, इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको, जैसा कि 14 15 पिछली क्लास में करवा दी थी, 16 17 18 की आज हमने बात कर ली है, तो यहीं से आपका समानता का अधिकार जो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगली क्लास में हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे। तो ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके पढ़ने वाले साथी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उनको क्लास को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।